हेलो गाइस, नया वीडियो नया चैप्टर न्यूक्लियाई। चलो तो अनबॉक्सिंग करते हैं नए चैप्टर की। प्रीवियस कुछ वीडियोस में हम लोगों ने एटम्स की स्टडी करी थी और एटम का स्ट्रक्चर पता किया था कि एटम के सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है और उसके ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स में जो न्यूक्लियस होता है इसकी डिस्कवरी हुई थी अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से। बात समझ आई? और अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में तुझे पता होगा तो मेरे पास एक गोल्ड फॉइल थी। क्या थी? गोल्ड फॉइल। और इधर से हम लोगों ने अल्फा पार्टिकल्स उसके ऊपर बॉम्बार्ड किए थे। उससे अल्फा पार्टिकल स्कैटर हुए थे और अपने को पता चला था कि जो सेंटर में कुछ भारी सी चीज होती है जिसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं, और न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज होता है और वो बहुत ही ज़्यादा हेवी होता है कंपेरेटिव टू अल्फा पार्टिकल। ठीक है, तो ये सारी बातें हम पहले कुछ वीडियोस में कर चुके हैं। आज उस छोटी सी चीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं जो कि एटम के अंदर होती है। चलो तो देखते हैं। चलो तो अब हम लोग देखते हैं कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। एक न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है। जैसा कि रदरफोर्ड ने अपना अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था, जिनको नहीं पता है वीडियो जाके जरूर देखें। तब अपने को ये बात पता चली थी कि जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, और उस टाइम उन्होंने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी प्रोटॉन की डिस्कवरी करी थी कि न्यूक्लियस के अंदर कुछ पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम लोग प्रोटॉन्स कहते हैं। प्रोटॉन की डिस्कवरी कर चुका था अपना रदरफोर्ड। अब पहले ये देखते हैं कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। सो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। ये डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन करी थी चैडविक ने। किसने करी थी? चैडविक ने। अब इसने किस तरीके से करी? इसने भी अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का यूज किया। किस तरीके से किया चलो हम लोग देखते हैं। तो याद कर, जब अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड ने किया था तो उसने गोल्ड फॉइल ली थी। बात ठीक है? पार्टिकल टकरा रहे थे, अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल से टकरा रहे थे और वो स्कैटर हो रहे थे सब जगह। अब चैडविक ने क्या करा? गोल्ड फॉइल नहीं ली, उसने बेरिलियम एटम लिया। कौन सा एटम लिया? बेरिलियम एटम। अब ये एक तो एटम होगा नहीं, हो सकता है ये पूरी की पूरी ऐसे थिन ये भी फिल्म हो। अब इस बेरिलियम एटम के ऊपर उसने अल्फा पार्टिकल्स को बॉम्बार्ड किया। जब अल्फा पार्टिकल्स इस बेरिलियम से टकराए, बेरिलियम का ये अपना न्यूक्लियस जब इससे टकराए तो उस न्यूक्लियस में से कुछ पार्टिकल्स उन्होंने नॉकआउट करे। क्या करे? जब ये अल्फा पार्टिकल्स इस बेरिलियम के न्यूक्लियस से टकराए तो उन्होंने कुछ पार्टिकल्स नॉकआउट करे। अब वो पार्टिकल्स न्यूट्रल थे। कैसे थे वो पार्टिकल्स? न्यूट्रल थे। लिखे ये बात? ओके। अल्फा पार्टिकल knocked out some neutral particles from the nucleus of बेरिलियम एटम। ओके, अब वो न्यूट्रल पार्टिकल्स निकले तो उस टाइम पे जेम्स ने और चैडविक ने सोचा कि हो सकता है वो पार्टिकल्स फोटॉन्स हो, क्योंकि फोटॉन्स भी न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं। पर उसने फिर एनर्जी कंपेयर करके देखा। उसने बोला कि अगर ये जो न्यूट्रल पार्टिकल्स निकल रहे हैं अगर ये फोटॉन्स हुए, क्योंकि हम दो पार्टिकल्स जानते हैं जो न्यूट्रल होते हैं, फोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो दो पार्टिकल्स होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं, फोटॉन्स और प्रोटॉन्स, नॉट फोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो अब उसने क्या बोला कि अगर ये फोटॉन्स हैं तो इनकी एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए अभी जो पार्टिकल्स आ रहे हैं उनके कंपेरेटिवली। तो फिर उसने क्या करा? एक नए पार्टिकल का इंट्रोडक्शन किया और उस पार्टिकल को उसने नाम दिया न्यूट्रॉन। क्या नाम दिया इसने? न्यूट्रॉन। दिस न्यूट्रल particles are called as न्यूट्रॉन्स। अब अगर एक हीलियम पार्टिकल, एक अल्फा पार्टिकल है, अल्फा मतलब बेसिकली न्यूक्लियस ऑफ हीलियम होता है, जब ये इससे टकरा रहा है और कुछ पार्टिकल्स को इमिट कर रहा है, ओके, तो उन्होंने एनर्जी मेजर करी, उससे इनका मास भी निकाला और इसको मास लगभग सिमिलर मिला मास ऑफ प्रोटॉन के। ओके, तो ये इस तरीके से हमारा डिस्कवरी हुआ था
न्यूट्रॉन का। तो सबसे पहले हम डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन लिखते हैं, फिर उसके बाद अब देखते हैं कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर दो पार्टिकल्स होते हैं। कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं? न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। न्यूक्लियस किन दो पार्टिकल से मिलकर बनता है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन की डिस्कवरी रदरफोर्ड ने, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी चैडविक ने। ओके, इस तरीके से हमने एक न्यूक्लियस को फाइनली रूप दिया। ठीक है, चलो जल्दी से अपना ये एक्सपेरिमेंट लिख लो, फिर हम लोग कुछ दूसरी चीजों के बारे में जानते हैं। ओके, चलो तो अब हम लोग बात करते हैं एटॉमिक मासेस के बारे में। मान लो कि हमको एक सेब का वजन मेजर करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको इस वेइंग मशीन पे लेके रख देंगे। लेट से उसका वजन 100 ग्राम आया, और अब तुझसे पूछा गया है कि बता इसका वजन कितना है, तो तू क्या बोलेगा? सर इसका वजन 100 ग्राम है। तू मुझसे कभी ऐसा नहीं बोलेगा सर इसका वजन 0.1 kg है, या फिर ऐसे भी नहीं बोलेगा कि सर इसका वजन 0.001 क्विंटल है। हम क्या करते हैं, जब भी वजन बताने की बात आती है तो हम उसको स्मॉलेस्ट यूनिट में बताते हैं, या फिर उसके मास के जो कंपैरिजन में जो यूनिट होती है, उसके मास के कंपैरिजन में जो यूनिट होते हैं उसमें बताते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स बहुत ही ज़्यादा स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, तो उनका मास हम लोग किलोग्राम या ग्राम्स में मेजर नहीं करते। उनका वजन हम लोग मेजर करते हैं AMU में और एटॉमिक मास यूनिट में। अब ये एटॉमिक मास यूनिट को हम लोगों ने डिफाइन कैसे किया, सबसे पहले वो देखते हैं। डेफिनेशन लिखा हुआ है, इट इज 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन एटम। एक कार्बन एटम का जितना मास होता है उसका 1/12 होता है 1 AMU का, 1 AMU। ओके, चलो तो सबसे पहले हम लोग वही फाइंड करते हैं कि एक कार्बन एटम का मास कितना होगा। मुझे एक बात बता, 1 मोल कार्बन एटम का मास कितना होगा? मास ऑफ 1 मोल ऑफ C एटम, कार्बन एटम कितना होगा? वो हम लोग जानते हैं होगा 12 ग्राम के इक्वल। अच्छा, 1 मोल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे? एवोगैड्रो नंबर के इक्वल। ठीक है, सो मास ऑफ 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन, मास होगा वही हमारा 12 ग्राम के इक्वल। तो बता एक एटम का मास कितना हुआ? सो मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन कितना आया वो हमारे लिए? 12/6.023 इंटू 10⁻23 ग्राम्स। अच्छा, मैं ग्राम को भी यहाँ पे किलोग्राम में कन्वर्ट कर दूं क्या? इंटू 10⁻³ kg। ओके, अब ये तो हो गया मेरा मास ऑफ 1 एटम। अब इसको मैं 1/12 कर दूं तो मुझे मिल जाएगा 1 AMU। सो 1 AMU विच इज, जिसका हम लोग शॉर्ट फॉर्म या उसका हम लोग सिंबल यूज करते हैं U। सो 1 U इज इक्वल्स टू 1/12 इंटू 12 इंटू 10⁻³ अपॉन 6.023 इंटू 10⁻23। सॉल्व कर कितना आ रहा है इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। 12 से 12 कैंसिल होगा, यहाँ पे देख माइनस ऊपर जाएगा तो 26 हो जाएगा। 6 पॉइंट, तो ये 1/6.023, इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो ये जो निकल के आता है वो आता है मेरे लिए 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। सो मास और 1 एटॉमिक यूनिट इज इक्वल्स टू आता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg के इक्वल। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो होता है हमारे लिए 0.00055 एटॉमिक मास यूनिट में। कितना? 0.3 बार 0 है 55 U एटॉमिक मास यूनिट। अच्छा, मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो होता है हमारे लिए 1.078 एटॉमिक मास यूनिट। कितना होता है? 1.078। अब मास ऑफ न्यूट्रॉन वो होता है हमारे लिए 1.086 U। कितना होता है? 1.086 U। ओके, तो ये तीनों मासेस अपने को याद हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस चैप्टर में अपने को बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है।
इन केस मोस्ट ऑफ द टाइम ये वैल्यूज अपने को क्वेश्चंस में दे दी जाती है, पर बहुत बार नहीं दी जाती, इसलिए याद रखो तो बहुत अच्छी बात है। इन तीनों को हम लोग, इस पूरी चीज़ों को हम लोग नोट कर लेते हैं, फिर हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। चलो तो कुछ चीज़ें जानते हैं कि एटम के बारे में। जो एटम होता है उसका रिप्रेजेंटेशन किया जाता है एक्स से। उसके टॉप पे लिखा जाता है उसका एटॉमिक मास और उसके बॉटम पे लिखा जाता है उसका एटॉमिक नंबर। अब ये टर्म्स क्या होते हैं, सबसे पहले इनको देखते हैं। सो एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर जिसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं Z से। अगर कोई एटम है तो उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर। सो इट इज नंबर ऑफ protons inside an atom और न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वो किसके इक्वल होंगे, Z के इक्वल होंगे। अच्छा एक बात बता, अगर एटम न्यूट्रल है, फॉर न्यूट्रल एटम, मुझे पता है इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, बता सकते हो, बहुत ही आसान है। अच्छा न्यूट्रल एटम में तो जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विच इज इक्वल टू Z। तो एक एटम में अगर एटम न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होते हैं हमारे एटॉमिक नंबर के। बात ठीक है। अब एटॉमिक मास क्या होता है, सो एटॉमिक मास, अब प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की बात तो हो गई, अब न्यूट्रॉन की बारी। तो ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो एटॉमिक मास इट इज सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मेरे लिए मान ले Np है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स लेट से Nn है, तो इट इज इक्वल्स टू एटॉमिक मास विच इज A। यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग A, ठीक है। अच्छा अब मुझे बता दे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आएंगे। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना आएगा, A माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन, वो है हमारे लिए Z। तो A माइनस Z, एक एटम के अंदर न्यूट्रॉन्स होंगे। बात ठीक है यहाँ तक। अब कुछ और भी टर्म्स है इन Z और A के ऊपर, उनको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इन दोनों को नोट करो। चलो तो अपने को पता चला है कि एटम में A होता है उसका एटॉमिक मास और Z होता है उसका एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के इक्वल होता है, और एटॉमिक नंबर जो होता है वो हमारे लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है, ठीक है ये बात। अच्छा अब मेरे पास दो डिफरेंट एटम्स के लिए हम लोग कुछ बातें करने वाले हैं। हमारे पास समझ ले दो डिफरेंट एटम्स है, ओके। अब सबसे पहले डिफाइन करते हैं आइसोटोप्स। अब ये आइसोटोप्स क्या होते हैं, ये दो एटम्स हैं, अगर इनका एटॉमिक नंबर सेम हो जाए और मास नंबर डिफरेंट हो जाए तो वैसे एटम्स को हम लोग बोलते हैं आइसोटोप्स। एटम्स विद same atomic number but different mass number और atomic mass। एटॉमिक मास को बहुत बार मास नंबर भी बोला जाता है, कंफ्यूज मत होना उससे, ठीक है। अच्छा तो ऐसे हम लोग कुछ रिप्रेजेंट करते हैं। एक एटम मान ले Z है, उसका एटॉमिक नंबर जो है वो अपने को Z दिया गया है और एटॉमिक मास अपने को A दिया गया है। तो इसका आइसोटोप मुझे बता, कोई भी एक हो जाएगा मेरे लिए। Z तो सेम रहेगा, तो Z A माइनस वन एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर तो सेम है और एटॉमिक मास डिफरेंट है। एक और हो सकता है A+1 Z, एक और हो सकता है A+2 A+3, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये ऐसे एटम्स को हम लोग बोलते हैं आइसोटोप्स। अब दूसरा जो टर्म है वो है हमारे लिए आइसोबार्स। आइसोबार्स में क्या होता है, अब यहाँ पे देख Z सेम है A डिफरेंट है, तो इसमें क्या होगा, Z डिफरेंट होगा और A सेम होगा। आइसोबार्स एटम्स विद सेम मास नंबर बट डिफरेंट
एटॉमिक नंबर। चलो तो रिप्रेजेंट करके देखते हैं। AZ एक एटम हो गया, तो इसका मुझे बता अगला एटम कौन सा होगा मेरे लिए जिसका एटॉमिक नंबर तो सेम रहे पर डिफरेंट मास नंबर रहे। एक बात यहाँ पे ध्यान से सुनना। अब मान ले मेरे पास एक हाइड्रोजन एटम है। हाइड्रोजन एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1। सो हाइड्रोजन एटम है तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 1, उसके आसपास एक इलेक्ट्रॉन। हीलियम के लिए बात कर, हीलियम में क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं, 2 प्रोटॉन्स होते हैं। सो 2 प्रोटॉन्स 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। एक बात यहाँ पे देख, अगर मेरा नंबर ऑफ प्रोटॉन चेंज हुए, नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 था 2 हो गए, जैसे ही नंबर ऑफ प्रोटॉन चेंज होते हैं हमारा एटम चेंज हो जाता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन चेंज होता है तो एटम चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे मान ले मैंने एटम Y लिखा हुआ है, X लिखा हुआ है, तो अगला एटम आएगा मेरे लिए कोई दूसरा एटम Y, जिसका एटॉमिक मास तो सेम रहेगा, एक का वैल्यू तो सेम रहेगा, लेकिन Z डिफरेंट हो जाएगा, Z+1 या Z-1। जैसे हम हीलियम के लिए बात करते हैं तो इसमें 4 होता है, यहाँ पे होता है 2। अब इसका तो मुझे बता दे एक आइसोबार में क्या होगा, उसके लिए A तो सेम होगा। अच्छा 4He3 के लिए बात करो, ये इसका एक आइसोटोप हो जाएगा 4,2E। ये दोनों क्या होंगे हमारे लिए आइसोटोप्स, क्योंकि इनका A डिफरेंट है, बात ठीक है। अच्छा अब एक और मैं लिखता हूँ हीलियम 3,1, इन दोनों का रिलेशन क्या होगा, सॉरी नोट, हाइड्रोजन 1,3 जिसको हम लोग ट्राइटियम बोलते हैं, ये एग्जिस्ट भी करता है, ओके। ये दोनों हो गए हमारे लिए आइसोबार्स, बात ठीक है। अब आइसोटोप्स हो गए, आइसोबार हो गए। अब एक और नई चीज आती है जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल होते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं आइसोटोन्स। आइसोटोन्स क्या होंगे, एटम्स विद सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और जिनका A-Z सेम रहे। चल जल्दी से बता, 2 एटम्स, एक A ये हो गया, दूसरा वाला कौन सा होना चाहिए, क्या वो होना चाहिए मेरे लिए, अगर देख Z-1 A-1, यहाँ पे Z चेंज होगा तो एटम चेंज हो जाएगा, इसलिए मैंने Y लिखा। इन दोनों में A-Z हमारे लिए सेम है, तो ऐसे एटम्स को हम लोग बोलते हैं आइसोटोन्स। जल्दी से तीनों डेफिनेशन को उतार लो, फिर इसके ऊपर एक एग्जांपल करते हैं। चलो तो अब हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। अपने को ये 5 एटम्स दिए गए हैं, 1H1 2H1 3H1 3He2 4He2, ओके। और अपने को पेयर सेलेक्ट करने हैं आइसोटोप्स के, आइसोबार्स के, आइसोटोन्स के। जल्दी से ट्राई करो और आंसर बताओ। चलो तो फाइंड करना शुरू करते हैं। आई होप सबने ऑलरेडी फाइंड कर लिया होगा। जल्दी से मैच करना कितने लोगों ने करेक्ट किया है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना अगर तेरा करेक्ट आंसर है तो। सबसे पहले आइसोटोप्स के लिए लिख ले यहाँ पे छोटे से अक्षरों में Z सेम होना चाहिए। अब किन किन एटम में Z सेम है वो देख, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है। अच्छा इन तीनों में 1 1 1 लिखा हुआ है, तो ये मेरे लिए एक पेयर होगा आइसोटोप का, लिख लेते हैं सबसे पहले। सो एक पेयर तो हो गया 1H1 2H1 3H1 के लिए। दूसरा पेयर कौन सा बन रहा है आइसोटोप का, अब इन दोनों में मुझे 2 2 दिया गया है, 2 2 मतलब Z तो सेम है, तो ये हमारा दूसरा पेयर हो गया आइसोटोप का। सो 3He2 और 4He2 ये हमारे 2 पेयर्स हो गए आइसोटोप्स के। अब देख आइसोबार्स मतलब लिख लें यहाँ पे जल्दी से, सेम क्या होना चाहिए, A सेम होना चाहिए। किन किन में A सेम है, A मतलब एटॉमिक मास मतलब ऊपर वाला, यहाँ पे सेम है क्या, नहीं, यहाँ पे भी नहीं है, 1 किसी में भी नहीं है, 2 3 2 में है, तो ये मेरे लिए एक पेयर हो गया। ठीक है लिखो जल्दी से। सो सेम आइसोबार के लिए कौन सा हो गया, 3H1 एंड 3He2। आइसोटोन्स मतलब सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स A-Z। सो A-Z सेम होना चाहिए।
ठीक है, सबसे पहले हम लोग a माइनस जेड लिखते हैं, सबका यहाँ पे लिख लेते हैं। सो a माइनस जेड इज इक्वल्स टू, इसके लिए तो 0, इसके लिए 1, इसके लिए 2, इसके लिए 1, इसके लिए 2। अब पता चल गया तुझे कौन कौन से दो पेयर से, कौन कौन से पेयर से जो कि आइसोटोन्स बनाते हैं, H और He, 2H1 और 3He2। पहला पेयर कौन सा मिला अपने को, 2H1 3He2। दूसरा पेयर कौन सा मिल रहा है अपने को, बता जल्दी से। अपने को मिल रहा है ये वाला H3H1 एंड 4He2। क्लियर है ये बात। हमने आइसोटोप्स फाइंड करे, आइसोटोन्स फाइंड करे, आइसोबार्स फाइंड कर लिए। ऐसे क्वेश्चंस अब एग्जाम में आए तो हम लोग कर सकते हैं, बिल्कुल। ओके, कितने लोगों का करेक्ट था कमेंट करके जरूर बताना। चलो तो अब हम लोग बात करते हैं साइज ऑफ न्यूक्लियस के बारे में। एक काम करते हैं, न्यूक्लियस को अभी 2 मिनट के लिए साइड पे रखते हैं और हम लोग घर पे चल के बूंदी का लड्डू बनाते हैं। हम बूंदी का जब लड्डू बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसमें बूंदी ऐड करते जाते हैं, इसे प्रेस करते जाते हैं और धीरे 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 हमारा लड्डू बड़ा होता जाता है। एक चीज नोट कर, जैसे जैसे मेरा लड्डू बड़ा होता जाएगा उसमें नंबर ऑफ बूंदीज बढ़ती जाएगी। तो एक बात बोल सकते हैं कि जो लड्डू का जो वॉल्यूम होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ बूंदीज उस लड्डू के अंदर कितनी है। सेम चीज न्यूक्लियस के साथ होती है। न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उसके अंदर है उसके ऊपर। ठीक है ये बात। सबसे पहले हम यही बात लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ बूंदीज के। इसमें नंबर ऑफ बूंदीज क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जो कि एक इक्वल होता है। ठीक है ये बात। अच्छा, अब लड्डू जनरली हमारा गोल होता है, न्यूक्लियस भी हमारा कैसा होगा, गोल होगा और बिल्कुल एकदम स्फीयर के जैसा। ओके, तो स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r³। इट इज इक्वल्स टू और इट इज प्रोपोर्शनल टू a। तो यहां से हम लिख सकते हैं क्या, a r³ इज प्रोपोर्शनल टू a। जो 4 पाई है वो हम लोग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट में बाहर बाद में लिख देंगे। ओके, चलो तो यहां से मेरा जो रेडियस आया वो मेरा प्रोपोर्शनल आया किसके, a की पावर 1/3 के। जब हम ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं r0 से। इट इज इक्वल्स टू a/3। आर रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज गिवन बाय r0 इंटू a की पावर 1/3। सो r इज radius of nucleus. What is A? mass number, और जिसको हम लोग एक और बोल सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ओके, r0 हमारे लिए कांस्टेंट होता है। अगर अपने को क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला गया है तभी अपने को ये r0 की वैल्यू यूज करनी है। ये होती है 1.2 इंटू 10⁻⁻⁻ का 15 मीटर्स। कितना होता है, 1.2 इंटू 10⁻⁻⁻ का 15 मीटर्स। अच्छा, अब साइज ऑफ न्यूक्लियस देख, -15 आ रहा है। मैंने वीडियो के शुरू में बात बताई थी सेब के वजन वाली, तो इसका जो छोटा सा जो यूनिट होता है हम यूज करते हैं जनरली फर्मी मीटर। 1 फर्मी मीटर इज इक्वल्स टू होता है 10⁻⁻ का 15 मीटर। तो मेरा जो रेडियस r0 जो होता है वो आता है मेरे लिए 1.2 फर्मी मीटर। कितना आता है वो, 1.2 फर्मी मीटर। अच्छा, ये हो गया हमारा रेडियस के लिए बात। तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कुछ इतनी होती है। अब डेंसिटी के लिए बात करते हैं कि न्यूक्लियस की डेंसिटी कितनी होती है। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। बता न्यूक्लियस का मास कितना होगा, न्यूक्लियस का मास होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन का मास प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का मास। मान ले उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं उसमें, z। एक बात हम जाने अभी देखा था हम लोगों ने, नंबर ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन लगभग बराबर होता है। 1 मास ऑफ प्रोटॉन 1.0073, मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.0086 u, दोनों का यूनिट होता था एटॉमिक मास यूनिट, याद है। इन दोनों का मास लगभग बराबर होता है, तो हम दोनों का मास को एक साथ कंबाइन कर लेते हैं। सो मास ऑफ प्रोटॉन इनटू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है ये बात, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब वॉल्यूम कितना होगा इसका, 4/3
पाई आर क्यूब, आर मतलब इसका क्यूब, तो ये हो जाएगा आर नोट इंटू ए की पावर 1/3 का क्यूब। जल्दी से इसको सॉल्व कर कितना आ रहा है, ये डिवाइड के डिवाइड में ऊपर चला जाएगा 3ma/4 पाई आर नोट का क्यूब ए, 1/3 क्यूब कैंसिल होगा, ए से ए कैंसिल होगा, क्या निकल के आ रहा है देख तो 3m/4 पाई आर नोट का क्यूब। अच्छा, डेंसिटी तो हमारा ए के ऊपर डिपेंड कर ही नहीं रहा, ए मतलब एटॉमिक नंबर के ऊपर तो डिपेंड कर ही नहीं रहा, सॉरी एटॉमिक मास के ऊपर डिपेंड तो कर ही नहीं रहा, मतलब कि अगर मैं एटम चेंज कर दूं रेडियस चेंज होगा लेकिन डेंसिटी सेम रहेगा। काम की बात है, नोट करना, लिखते हैं ये डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस डज नॉट डिपेंड ऑन मास नंबर। मुझे एक बात बता, हीलियम के न्यूक्लियस की डेंसिटी और आयरन के न्यूक्लियस की डेंसिटी का रेशियो क्या होगा? 1:1, क्योंकि ए के ऊपर डिपेंड तो वो करता ही नहीं है, किसके ऊपर? मास ऑफ प्रोटॉन के ऊपर डिपेंड करता है। मास ऑफ प्रोटॉन अपने को पता है, आर नॉट भी हमारा कांस्टेंट है, सारी की सारी चीजें कांस्टेंट है, देख इधर। ओके, अच्छा जब हम लोग इन सबको सॉल्व करते हैं तो हमारी जो डेंसिटी जो निकल के आती है वो आती है 2.18 × 10⁻18 kg/m³। बड़े बाप रे, बहुत ज़्यादा डेंसिटी होती है। न्यूक्लियस की डेंसिटी होती है 10⁻18, वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? 10⁻3। जो कि देख ले, वाटर की डेंसिटी के कंपैरिजन में न्यूक्लियस की डेंसिटी कितने? 15 टाइम्स ज़्यादा है। मतलब न्यूक्लियस बहुत ही ज़्यादा हैवी होता है, हैवी भी बोल सकते हैं या फिर हम बोल सकते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से टाइट होता है। ओके, चलो उतार लो इन चीज़ों को। चलो तो अब हम लोग इस कॉन्सेप्ट के ऊपर एक एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल कुछ इस तरीके का है, फाइंड न्यूक्लियर रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम 27 इफ न्यूक्लियर रेडियस ऑफ Fe125 इज 5 Fermi-meter। अपने को रेडियस दिया गया है, न्यूक्लियर रेडियस किसका? Fe का, और अपने को एल्यूमिनियम का फाइंड करना है। जल्दी से ट्राई करो। आई होप सबने फाइंड कर लिया होगा। अब आंसर मैच कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम Fe के लिए लिखते हैं। न्यूक्लियर रेडियस को हम लोग कैसे लिखते हैं? न्यूक्लियर रेडियस इज गिवन बाय R0 इंटू ए की पावर 1/3। तो सबसे पहले बता, रेडियस ऑफ आयरन कितना हो जाएगा? विच इज R0 इंटू Fe, इसका एटॉमिक नंबर है अपने को दिया गया है, सॉरी एटॉमिक मास दिया गया है 125 की पावर 1/3। सो R ऑफ Fe निकल के आया मेरे लिए 125 की पावर 1/3। इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 का क्यूब की पावर 1/3, तो क्या बचेगा? 5। ओके, सो दिस इज R0 इंटू 5। रेडियस निकाल ली हमने Fe की। अब रेडियस फाइंड करते हैं हम लोग अपनी एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम के लिए बता, R ऑफ एल्यूमिनियम कितना हो जाएगा? R0 इंटू 27 की पावर 1/3। क्या 27 को हम लोग लिख सकते हैं 3 का क्यूब की पावर 1/3, तो यहाँ पे बचेगा मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ 3। इन दोनों का अब हम लोग रेशियो ले लेते हैं। ओके, सो ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 हमने कर दिया 1 डिवाइडेड बाय 2। कर तो जल्दी से, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा मेरे लिए? R ऑफ Fe अपॉन R ऑफ Al, इट इज इक्वल्स टू 5/3। R0 से R0 कैंसिल होगा। R ऑफ एल्यूमिनियम फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो R ऑफ एल्यूमिनियम इधर आएगा, इन दोनों को उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3/5 टाइम्स ऑफ R ऑफ Fe, जो कि अपने को दिया गया है 5 Fermi-meter। सब्स्टिट्यूट करें यहाँ पे तो हमारा रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम कितना आया? 3/5 इंटू 5 Fm। सो रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम एटम आया मेरे लिए, नॉट एल्यूमिनियम एटम, न्यूक्लियर रेडियस। ओके, तो आया 3 Fermi-meter। ओके, इस तरीके के एग्जाम्पल्स अपने से कभी कभी पूछे जाते हैं, तो अब हम लोग आसानी से इनको सॉल्व कर सकते हैं। अपने को R0 का वैल्यू मोस्ट ऑफ द केसेस में क्वेश्चन में कोई दूसरी कंडीशन दी जाएगी उससे निकालना पड़ेगा। ओके, अपने को इसका वैल्यू 1.2 इंटू 10⁻15 तभी यूज करना है जब अपने को क्वेश्चन में दूसरी कोई भी कंडीशन ना दी जाए। ओके, जल्दी से नोट कर लो।
चलो तो हम लोग अपना सेकंड एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ न्यूक्लियर डेंसिटीज ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम। फाइंड कर लो जल्दी से, थिंग्स तो निकाल लिया होगा। क्या आंसर आया? क्या दोनों का रेशियो रो ऑफ हाइड्रोजन अपॉन रो ऑफ ऑक्सीजन तेरा 1 आ रहा है? हाँ, दोनों का रेशियो 1 आएगा। किस तरीके से 1 आएगा बता? न्यूक्लियर डेंसिटी हर एक चीज से इंडिपेंडेंट होती है, तुझे याद हो तो वो कांस्टेंट होती है। वैल्यू क्या होती है? 3 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन 4 पाई आर नोट का क्यूब। ये मास नंबर से इंडिपेंडेंट होती है, ना मास नंबर के ऊपर डिपेंड करती है, ना एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो दोनों का रेशियो 1 आएगा। क्लियर है बात? जल्दी से नोट कर ले इसको। चलो तो अब हम लोग बात करते हैं फोर्सेस इनसाइड द न्यूक्लियस के बारे में। सबसे पहले काम की बात सोचने वाली, क्या न्यूक्लियस के अंदर कोई फोर्सेस लगते हैं? अगर लगते हैं तो क्यों लगते हैं? क्लियर है ये बात? तो सबसे पहले इन्हीं क्वेश्चंस के हम लोग आंसर ढूंढते हैं। उसके लिए अपने को न्यूक्लियस की जरूरत पड़ेगी। हम लोगों ने यहाँ पे न्यूक्लियस बना दिया। न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। अच्छा, क्या प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर बहुत ज्यादा पास में होते हैं? जी हाँ, बिल्कुल बहुत ज्यादा पास में होते हैं। अपने को ये बात कैसे पता चली? हमने अभी कुछ देर पहले न्यूक्लियर डेंसिटी निकाली थी। कितनी आई थी? न्यूक्लियर डेंसिटी तेरी आ रही थी अराउंड 10⁻18 kg पर मीटर क्यूब। बहुत हाई डेंसिटी। वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? 1000 मीटर क्यूब। तो उससे 10⁻15 टाइम्स ज्यादा डेंसिटी आ रही है अपनी किसकी? न्यूक्लियस की। मतलब यूं समझ सकते हैं इसमें जो न्यूक्लियर जो पार्टिकल्स है वो इतने ज्यादा बहुत ज्यादा टाइटली बाउंड एक दूसरे के साथ या बहुत ही ज्यादा पास पास में रखे हुए हैं। क्लियर है बात? अब बता, न्यूक्लियस की रेडियस कितनी होती है? अच्छा, न्यूक्लियस की रेडियस हम लोगों ने अभी फाइंड किया था, वो आई थी हमारी 10⁻⁻15 के ऑर्डर की। याद है तुझे? मतलब जो न्यूक्लियस होता है उसका साइज बहुत ही ज्यादा स्मॉल होता है। ये बात अपने को समझ आई? ठीक। अब इतने छोटे स्पेस में अगर हम 2 प्रोटॉन्स को रखेंगे तो क्या होगा? 2 प्रोटॉन्स एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रोटॉन एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल करेगा। अच्छा, रिपल्शन तुझे याद है? ये रिपल्शन बहुत ज्यादा हाई होगा। क्यों होगा? क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा कम है। डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारा कूलम फोर्स। तो इनके बीच में बहुत ही हाई रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा। अब उस रिपल्सिव फोर्स की वजह से क्या होना चाहिए? ये दोनों प्रोटॉन्स दूर जाएंगे। क्या चाहेंगे? वो लोग अपनी जगह से दूर भाग जाए, पर ऐसा नहीं होता। उनको रोक के कौन सा फोर्स सकता है? न्यूक्लियर फोर्स। कौन सा फोर्स सकता है उनको रोक के? न्यूक्लियर फोर्स। पता चला न्यूक्लियर फोर्स आता क्यों है? न्यूक्लियर फोर्स बेसिकली जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो उनको दूर भगा रहा है उसको रोकने के लिए आता है। अब एक और बात, अब मान ले कि तू एक बस में बैठा हुआ है, बस बहुत ही ज्यादा खचाखच भरी है, तो हम लोग क्या करते हैं? जनरली ऐसे हिलते हैं। ठीक है ये बात? मतलब हम लोग अपने लिए स्पेस बनाने की कोशिश करते हैं। सेम अगर यहाँ पे न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं और हमने उनको थोड़ा गर्म किया, मतलब टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर, थोड़े तो गर्म होंगे, तो उनके पास क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या हुआ? वो खुद ऑसिलेट करना चाहेंगे, तो उसकी वजह से भी वो पड़ोसी एटम के ऊपर या पड़ोसी न्यूट्रॉन या प्रोटॉन के ऊपर फोर्स लगाएंगे। वो भी कैसा? दूर भगाने वाला, रिपल्सिव फोर्स। तो उस फोर्स को भी ओवरकम करता है अपना न्यूक्लियर फोर्स। बात समझ आई? न्यूक्लियर फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को भी ओवरकम करता है और थर्मल एनर्जी की वजह से जो फोर्सेस लगते हैं उसको भी ओवरकम करता है। क्लियर है ये बात? चलो, अच्छा यहाँ पे एक बात लिखी हुई है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को हम कंबाइनली न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। कभी अपने को टर्म आ जाए न्यूक्लियॉन्स तो घबराने की जरूरत नहीं है। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स को भी हम न्यूक्लियॉन बोल सकते हैं, न्यूट्रॉन को भी न्यूक्लियॉन बोल सकते हैं, और दोनों को भी हम लोग न्यूक्लियॉन बोल सकते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियॉन्स। ओके, तो ये बात अपने को पता चली। ठीक। अब न्यूक्लियर फोर्स लगते किस रीजन से हैं उसको अपने को जानने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अपने सिलेबस में नहीं है। अब देख, जब 2 पार्टिकल्स बहुत ज्यादा पास में रखे हुए हैं तो उनके ऊपर फोर्स लगता है रिपल्सिव बहुत ज्यादा। अब अभी मैंने बात करी जो न्यूक्लियर फोर्स होगा वो होगा मेरा सम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्लस सम ऑफ फोर्सेस ड्यू टू थर्मल एनर्जी। क्लियर है ये बात मेरी? अब तो एक बात बता, अब अभी तक हम लोगों को जो पता था सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है वो हमारा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जितना हम लोगों ने पढ़ा। अब न्यूक्लियर फोर्स आ गया
जो कि इन दो फोर्सेस का सम है। तो हमारे लिए न्यूक्लियर फोर्स कैसा होगा? अब सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सा होगा? न्यूक्लियर फोर्स। तो हमने बोला दे आर द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। कौन सा? न्यूक्लियर फोर्स। दूसरी बात, ये चार्जेस को लेके इंडिपेंडेंट होते हैं, ये चार्ज पार्टिकल के ऊपर डिपेंड नहीं करते। प्रोटॉन के ऊपर भी फोर्स लगता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के ऊपर भी फोर्स लगता है, और वो न्यूक्लियर फोर्स होता है, और वो किससे इंडिपेंडेंट होता है? चार्ज के नेचर के ऊपर। ओके। तीसरी बात, ये बहुत ही ज्यादा शॉर्ट रेंज फोर्सेस होते हैं। शॉर्ट रेंज मतलब मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस आर। अब पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स का रिलेशन हम लोग जानते हैं। पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव मतलब फोर्स अट्रैक्टिव, पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव मतलब फोर्स रिपल्सिव। बात ध्यान रखना। तो इफ पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव, फोर्स रिपल्सिव, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव मतलब फोर्स अट्रैक्टिव। ठीक है, ये बात, दोनों बातें ध्यान रखना आपने। अब देख, अब तुम ये भी बात बोल सकते हो, जब सर न्यूक्लियर फोर्सेस स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, तो हो सकता है वो प्रोटॉन्स को और ज्यादा पास में खींच ले, ऐसा भी हो सकता है। पर जब हम देखते हैं इन न्यूक्लियर फोर्स के बीच का ग्राफ, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रेडियस, तो अपने को ग्राफ कुछ इस तरीके का मिलता है। इसका मतलब क्या है? दो प्रोटॉन्स इतने दूरी पर रखे हुए हैं, मान ले कि एक प्रोटॉन यहाँ पे रखा हुआ है, एक प्रोटॉन यहाँ पे रखा हुआ है। ओके। जब ये बहुत ज्यादा दूर है तो इनके बीच में न्यूक्लियर फोर्सेस लगभग जीरो लगेंगे। जब वो बहुत ज्यादा दूर है तो उनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी बहुत ही कम होगी और लगभग न्यूक्लियर फोर्स जीरो होंगे। बात ठीक है? जैसे जैसे हम उनको पास में लाते जाएंगे, वैसे वैसे न्यूक्लियर फोर्स जो अट्रैक्टिव हो रहा है वो बढ़ता जाएगा। मैक्सिमम कब होगा? जब हम उसको R = R0 पे लेके आ गए। अब इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? R = R0। तो इस पे जो न्यूक्लियर फोर्स है वो एकदम से बराबर हो गए, या उस टाइम पे मैक्सिमम आ गए। अब हम इनको मान ले फर्दर पास लेके जाते हैं, तो हमारा वापस से पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होना शुरू हो गया। मतलब जो न्यूक्लियर फोर्स अभी तक अट्रैक्टिव था वो वापस से रिपल्सिव हो जाता है। समझ आई बात? जैसे हम लोग डिस्टेंस कम करते जाते हैं तो इनिशियली तो अट्रैक्टिव, फिर रिपल्सिव, तो एक दोनों को अलग भेजता है, दूर भेजता है। सेम चीज। तो अब अपने को पता चला कि न्यूक्लियस की साइज एक फिक्स होगी, उससे ज्यादा छोटी नहीं हो पाएगी, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स बहुत ज्यादा स्मॉल डिस्टेंस पे रिपल्सिव हो जाते हैं। इसको भी हम लोग पॉइंट के फॉर्म में अगला पॉइंट लिख सकते हैं। चलो, ये बातें सारी समझ आई। अगला पॉइंट और लिखते हैं। न्यूक्लियर फोर्सेस आर अट्रैक्टिव इन नेचर टिल R = R0, और उसके बाद कैसे हो जाएंगे वो? रिपल्सिव। आफ्टर, ओके, इफ R is further less than R0, forces become, or nuclear forces become repulsive। चलो, इन सारी चीजों को अब अच्छे से नोट कर लो। थिंग्स हो, सारी की सारी चीजें समझ आई होगी। और आज का वीडियो हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच।